चलिए, तो आज हम छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ का सबसे नवनिर्मित जिला है। ठीक है, इसका निर्माण जो है 9 सितंबर 2022 को किया गया। अब इस जिले की खास बातें क्या है या इस जिले को कैसे आपको याद रखना है, तो देखिए, हम इस जिले के आधार पर जो है इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने वाले हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस जिले का अस्तित्व क्या रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है 14 रियासत रहा करते थे। उन 14 रियासतों में जो है याद रखिएगा, शक्ति सबसे छोटा रियासत है। और सबसे छोटा रियासत होने के साथ साथ जो है इसकी स्थापना किसने की, इसके संबंध में क्या क्या जानकारियां मिलती है, उन सभी के आधार पर हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और आज वर्तमान स्थिति के अनुसार भी देखेंगे आप, तो याद रखिएगा भू अवशेष प्रदेशों में जो है शक्ति सबसे छोटा जिला है। यानी अगर आप इसको कंपैरिजन करें अदर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा उनसे, तब भी आपको जानकारी मिलेगा कि हमारा सबसे छोटा जिला कौन सा है, शक्ति है। ठीक है, इसी के आधार पर हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले शक्ति के अंतर्गत हम बात करेंगे इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके प्रशासनिक स्थिति, इसका भौगोलिक जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, इसके आर्थिक क्षेत्र, और याद रखिएगा पर्यटन, धार्मिक स्थल। ठीक है, तो इन मुख्य बिंदुओं पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिएगा, शक्ति जिसका नाम आज वर्तमान परिदृश्य में नहीं रखा गया है, यह पहले से ही याद रखिएगा पहले से ही रियासत के तौर पर जाना जाता था। यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर आप इसको देखेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, तो एक समय था, ठीक है, जिसमें हम शक्ति को समझ पाते हैं कि शक्ति जो क्षेत्र था, ठीक है, इस क्षेत्र का संस्थापक का नाम या इसके संबंध में जो हमें जानकारी मिलती है, तो हम इसे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र रहा है या छत्तीसगढ़ का जो प्रारंभिक समय रहा है, यह छत्तीसगढ़ शक्ति राज्य के नाम से जाना जाता था। यानी छत्तीसगढ़ का यह क्षेत्र जो अभी वर्तमान में शक्ति जिला के नाम से जाना जाता था, उसे हम शक्ति राज्य कहते थे, एक समय था ये। ठीक है, और इस राज्य की स्थापना किसने किया था, हरि और गुज्जर ने। ठीक है, इसके संस्थापक है हरि और गुज्जर, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कौन से राजवंश के थे, तो याद रखिएगा ये गोंड राजवंश के, गोंड वंश के शासक थे। ठीक है, जिनकी जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो है शक्ति राज्य को बसाया और शक्ति राज्य को बसाने के साथ साथ जो है इस रियासत को आगे बढ़ाया। ठीक है, हरि और गुज्जर ने, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, इसकी संभावना जब अंग्रेजों का समय आता है या अंग्रेजों के संबंध में जब इसकी जानकारी मिलती है, तो अंग्रेजों के काल में यह जो रियासत है शक्ति रियासत, ये मध्य प्रांत का हिस्सा बना, मध्य प्रांत क्षेत्र का हिस्सा बना। इसे छत्तीसगढ़ एजेंसी के नाम से जाना गया। ठीक है, इसे बोलते थे छत्तीसगढ़ एजेंसी। यानी छत्तीसगढ़ के एजेंसी के साथ अलाइन हुआ कौन, शक्ति राजवंश। ठीक है, या शक्ति राज्य, जिसे हम शक्ति रियासत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ एजेंसी के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद देखिएगा, अंग्रेजों के काल में ही जो है इसके संबंध में जितनी भी जानकारी मिलती है, उसमें शक्ति को रियासत, शक्ति को रियासत घोषित किया गया। ठीक है, शक्ति को रियासत घोषित कर दिया गया। कहने का मतलब है अंग्रेजों ने इसे सम्मान के तौर पर जो है शक्ति को रियासत के तौर पर घोषित किया। देखिए, इस बात को समझिएगा कि अंग्रेजों के काल में, अंग्रेजों का जब समय था, तो अंग्रेजों के काल में कोई भी राजा नहीं बन सकता था। अंग्रेजों का सिस्टम यह था कि अगर आप अंग्रेजों के साथ अलाइन करते हैं, उनकी बातें, उनके जो हर एक जो नियम कानून है उसको मानते हैं,
तो आपको जमींदार से राजा बना दिया जाएगा, राजा घोषित कर दिया जाएगा। जबकि आप इस बात को नोटिस कीजिएगा कि पहले आप जमींदार हुआ करते थे और जमींदार होने के साथ साथ जो है आपका काम था टैक्स कलेक्शन करना, और टैक्स कलेक्शन के साथ जो है अगर आप अंग्रेजों के, ठीक है, आपने एक नियम सुना होगा सूर्य डुबान नियम, ठीक है, सूर्य डुबान नियम, और इस नियम के अनुसार जो है अगर कोई जमींदार अपने टाइम पर टैक्स नहीं पे करता था तो उसकी जमींदारी समाप्त कर दी जाती थी, ठीक है, सूर्य के डूबने से पहले, याद रखिएगा, इसी को सूर्य डुबान नियम कहा जाता था, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने लगातार जमींदारी के तौर पर जो है अच्छा काम किया है तो आपको धीरे धीरे जो है अंग्रेजों के द्वारा एलाइन घोषित किया जाएगा और उसके बाद आपको रियासत बना दिया जाएगा और आप जो है एक राजा की पदवी धारण कर सकेंगे, ठीक है। तो पहले क्या मिलता था, जमींदार की पदवी, आप पहले जमींदार कहलाते थे, और इस तरीके से छत्तीसगढ़ में कुल 29 जमींदार हुआ करते थे, ठीक है, 29 जमींदार, याद रखिएगा। लेकिन उनमें से सभी जमींदार काम नहीं कर पाए और प्रॉपर कितनी रियासत बन पाए केवल, तो याद रखिएगा 14 रियासत, यानी 14 रियासत ही विकसित हो पाए, बाकी सभी की जमींदारी समाप्त कर दी गई या फिर उसे जमींदार ही घोषित रहने दिया गया, बाकियों को राजा बना दिया गया, ठीक है। तो राजा की घोषणा कब हो सकती थी, अंग्रेजों के समय होती थी, याद रखिएगा। हालांकि इस क्षेत्र की स्थापना अंग्रेजों से पहले से चली आ रही है, तो ये राज्य के तौर पर विकसित था, स्टेट के तौर पर विकसित था। लेकिन जब अंग्रेजों का काल आया तो उस समय जो है मध्य प्रांत का 1861 के बाद जो है ये मध्य प्रांत का हिस्सा बना, ठीक है, और मध्य प्रांत के हिस्से में इसे छत्तीसगढ़ एजेंसी को घोषित कर दिया गया कि ये छत्तीसगढ़ एजेंसी के साथ अलाइन रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है शक्ति को रियासत के तौर पर घोषित किया गया और अंत में याद रखिएगा 1948 में जब भारत आजाद होता है तो 1948 में जो है इसे विलय पत्र में हस्ताक्षर किसने किया था, लीलाधर सिंह, याद रखिएगा। इन्होंने विलय पत्र में, भारत संघ के विलय पत्र में साइन कर दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ट्रीटी साइन हुआ है वो लीलाधर सिंह के द्वारा हुआ है, इनका साइन लगा था इसमें, ठीक है, यानी इनका साइन हुआ था। और इस तरीके से जो है यह भारत संघ के हिस्से में शामिल हो गए, ठीक है। और जब भारत संघ के हिस्से में शामिल हुए तो उसके बाद याद रखिएगा 1998, ठीक है। पहले तो यह बात ध्यान रखना है कि जब तक, ठीक है, जब तक जो है ये इस क्षेत्र में था, ठीक है, मध्य प्रांत में शामिल था, तो मध्य प्रांत में शामिल होते होते ये रियासत था, याद रखिएगा, ठीक है। बिलासपुर के अंदर जब गवर्न किया जाता था, देखिए बिलासपुर कब बना है, 1861 में, तो ये बिलासपुर से गवर्न हो रहा था, यानी रूल कहां से हो रहा था, बिलासपुर से हो रहा था, लेकिन यहां पर ये रियासत था, ठीक है, राजा जो अंग्रेजों के अधीन काम करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और उसके बाद जो है जब भारत आजाद हुआ और लीलाधर ने साइन कर दिया, याद रखिएगा, उसके बाद 1998 में, ठीक है, 1998 में जो है आपका जांजगीर चांपा के साथ इसे जिला बनाया गया। अब ये जांजगीर चांपा के साथ आया, ठीक है। और अंत में याद रखिएगा भूपेश बघेल की सरकार ने 2022 में घोषणा कब किया था, 2021 में, ठीक है, 15 अगस्त 2021 में घोषणा किया गया था। और उसके बाद 2022 में जो है शक्ति को जिला घोषित किया गया, ठीक है। तो शक्ति को जिला घोषित किया गया 9 सितंबर 2022 को। और इस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा, सबसे नवनिर्मित जिला बना आपका शक्ति 2021, ठीक है, 15 अगस्त, हाँ, अनाउंसमेंट घोषित, जो अनाउंसमेंट हुआ है वो हुआ है आपके 15 अगस्त 2021 को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके शक्ति का रियासत तैयार हुआ और उसके बाद जिला बना। और याद रखिएगा इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पहला, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 14 रियासतों में सबसे छोटा रियासत था ये, एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज सबसे छोटा रियासत, याद रखिएगा 14 रियासतों में। सबसे बड़ा रियासत क्या था, बस्तर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा रियासत, सबसे बड़ा रियासत, ठीक है, सबसे पहले साइन करने वाला रियासत, सबसे लास्ट में साइन करने वाला रियासत, ये सब ऐसे ही फैक्ट्स निकल कर आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसने साइन किया था, खैरागढ़ ने, सबसे लास्ट में साइन किया है जसपुर ने, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जिला बना, तो जिले में भी अब क्या है, सबसे छोटा जिला है, याद रखिएगा, एरिया वाइज। चलिए इसकी प्रशासनिक स्थिति को देखिएगा। प्रशासन में क्या है इसके पास,
ठीक है। तो देखिएगा प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन यानी हम देखेंगे डेमोग्राफी के लिए, तो याद रखिएगा इसका जो प्रशासन है, जहां इसकी जनसंख्या की बात करें तो यहां पर एक ऐसी जनसंख्या याद रखिएगा जो एक न्यूनतम जनसंख्या के तौर पर जाना जाता है, यानी सबसे कम जनसंख्या के तौर पर देखा जा सकता है। तो याद रखिएगा इसे अभी तक वर्तमान स्थिति के अनुसार जो है जांजगीर चांपा से अलग करके जनसंख्या को कैलकुलेट नहीं किया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आप सिर्फ एक तुलना कर सकते हैं, एग्जैक्ट डेटा अभी आपको नहीं मिल पाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा जांजगीर चांपा का जो पूरा जनसंख्या था वो 16 लाख के आसपास था। ठीक है, जिसमें से ये मान के चलिए कि लगभग 7 से 8 लाख जो जनसंख्या है वो शक्ति के क्षेत्र में आता है। ठीक है, अभी वर्तमान परिदृश्य के आधार पर ही बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जनसंख्या जो है कैसा होगा, एक तुलनात्मक होगा जिसमें 7 से 8 लाख जनसंख्या शक्ति के क्षेत्र में है। ठीक है, और बाकी चीजें जैसे साक्षरता हो गया या बाकी चीजों का, तो हम सिर्फ जांजगीर चांपा के एवज पे ही इसको तुलना कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये डाटा एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम जो भी जांजगीर चांपा के क्षेत्र में होगा उसी के आसपास के क्षेत्र में देखिए, अगर मान लीजिए वहां साक्षरता जो है 73% है तो यहां भी 73% आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो साक्षरता जो है, लिटरेसी रेट 73%, लिंगानुपात 993, और इसका जिला कोड भी प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन आप याद रखेंगे 36 जो है इसका जिला कोड बनेगा। ठीक है, 36। ठीक है, 73%। ठीक है, 73%। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा शहरीकरण, तो शहरीकरण में थोड़ा सा जांजगीर चांपा से पीछे रहेगा। याद रखिएगा लगभग 9 से 10% जो है यहां पर शहरीकरण हुआ है, अर्बन एरिया डेवलप हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा यहां पर तहसीलों की संख्या क्या है, तो यहां पर तहसीलों की संख्या है 9, विकास खंड है 4। ठीक है, तहसीलों की संख्या 9 है, विकास खंड की संख्या है 4। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा यहां पर विधानसभा क्षेत्र है 3। ठीक है, कौन कौन से, तो याद रखिएगा डभरा, चंद्रपुर, जयजयपुर। ठीक है, डभरा चंद्रपुर एक साथ आता है, याद रखिएगा। दूसरा जयजयपुर है। ठीक है, जयजयपुर याद रखिएगा, और उसी के साथ याद रखिएगा देखिए जयजयपुर जो है ना वो ट्रांसफर हो गया है, इधर इस क्षेत्र में आ गया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो देखिए 12 द्वार जो है ना इसको 2 हिस्सा कर दिया गया है। ठीक है, एक देखिएगा वहां पुराना 12 द्वार हो गया है, शक्ति के क्षेत्र में नया 12 द्वार हो गया है। ठीक है, तो 12 द्वार को 2 भाग में बांटा गया है, लेकिन जयजयपुर जो है इस तरफ आ गया है, आपके शक्ति क्षेत्र में आ गया है। ठीक है, तो 12 द्वार जो है वो आपको 2 मिलेगा, याद रखिएगा। जयजयपुर 2 नहीं है। ठीक है, एक ही रहेगा। चलिए, तो देखिएगा चंद्रपुर, ठीक है, जयजयपुर, और एक नाम याद रखिएगा शक्ति। ठीक है, ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा क्षेत्र देखिएगा, तो ये जो है किस लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो जांजगीर चांपा के साथ आएगा। ठीक है, जो जांजगीर चांपा का लोकसभा क्षेत्र रहेगा वही रहेगा आपका, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां और वहां दोनों क्षेत्र में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है लोकसभा क्षेत्र बड़े एरिया में आता है, तो उसमें जो है आपका ये जांजगीर चांपा के साथ अलाइन रहेगा। ठीक है, अब वही देखिएगा रियासत मैंने बता दिया आपको, रियासत के तौर पर तो याद रखिएगा कि रियासत के तौर पर जो है इसकी जो जानकारी मिलती है। ठीक है, सबसे छोटा रियासत है, किसने साइन किया था इस पे, लीलाधर सिंह ने। किसने स्थापना की थी, हरि एंड गुज्जर ने। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर सीमावर्ती जिले देखिएगा, सीमावर्ती जिले, तो याद रखिएगा कुल 4 जिले हैं सीमावर्ती। उत्तर की तरफ देखेंगे तो कोरबा भी दिखेगा आपको, पश्चिम की ओर देखेंगे तो जांजगीर चांपा। इसके अलावा जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा रायगढ़ और
सारंगगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र, या देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सीमावर्ती जिले जो है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ जो है इनके सीमावर्ती जिले हैं, ठीक है। उसी प्रकार नगर पालिका परिषद की बात करें तो नगर पालिका परिषद जो है यहां का एक है, वो है आपका शक्ति, ठीक है, शक्ति क्षेत्र, याद देखिएगा। अब देखिएगा यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो याद देखिएगा जो जांजगीर चांपा की तरफ है उसी में आता है ये, तो नेशनल हाईवे एक है आपका 49 और एक है आपका 153, ठीक है, एक है 49 जो कि आपका बिलासपुर से रायगढ़ की तरफ आता है, 53 वाला जो है याद रखिएगा सरायपाली वाला जो क्षेत्र है महासमुंद से आपका रायगढ़ की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको दिखेगा जब मैप में देखेंगे तो ये सीधा वर्टिकल तरीके से हैगा और जो 49 है वो हॉरिजॉन्टल रहता है, यानी इस तरफ से बिलासपुर से होता हुआ आएगा, ठीक है, मैप में देखेंगे इसको। तो ये था आपका प्रशासन क्षेत्र, याद रखिएगा प्रशासन क्षेत्र में आपको इतना बात याद रखना है, ठीक है। और एक बात और याद रखना है कि प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत एक बात ध्यान रखिएगा कि शक्ति क्षेत्र में, ठीक है, शक्ति क्षेत्र में कोई भी हिस्सा जो है आपका जो भी आपका गढ़ हुआ करता था उसमें नहीं आता है, ठीक है। यानी शिवनाथ नदी के जो उत्तर और दक्षिण में 18-18 गढ़ रहे हैं उनमें से कोई भी गढ़ इस तरफ नहीं आ पाया है, ठीक है। सारे गढ़ जो है जांजगीर चांपा, कोरबा, ठीक है, रतनपुर क्षेत्र, ठीक है, आपका गुरला पिंडा मरवाही या फिर दक्षिण क्षेत्र में शामिल हुआ है, ठीक है, क्योंकि शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण की बात है और शिवनाथ नदी जो है इस तरफ नहीं आती है, यानी शक्ति क्षेत्र में नहीं बहती, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भौगोलिक परिदृश्य देखिएगा, भौगोलिक स्थिति, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है या उसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, याद रखिएगा सबसे पहला कि ये किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। जैसे मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ जो है 4 भागों में बटा हुआ है ज्योग्राफिकल में, ठीक है। तो 4 भागों में कौन कौन सा भाग है, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, दूसरा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, मध्य का क्षेत्र है महानदी बेसिन और दक्षिण का क्षेत्र है दंडकारण्य का पठार, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है, महानदी बेसिन, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा यहां की चट्टानें कौन सी होंगी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो याद रखिएगा कडप्पा चट्टानें यहां पर मुख्य रूप से पाई जाती हैं, ठीक है। और कडप्पा चट्टानें जहां पाई जाएंगी वहां पर मुख्य रूप से कौन सी खनिज होगी, चूना पत्थर और डोलोमाइट, याद रखिएगा मुख्य रूप से चूना पत्थर डोलोमाइट जो है कडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है या फिर मिनरल्स के रूप में पाया जाता है, लाइमस्टोन, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा इस क्षेत्र में जो मिट्टी होगी या जो फसल होगा वो कैसा होगा, तो याद रखिएगा यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और फसल में जो है सबसे ज्यादा फसल क्या होता है यहां पर, धान, ठीक है, याद रखिएगा। तो धान यहां का मुख्य फसल है। इसके अलावा याद रखिएगा यहां पर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। पहले तो नदी याद कर लीजिए, कौन कौन सी नदी यहां से बहती है, तो याद रखिएगा यहां पर जो है महानदी, मांड नदी मुख्य रूप से बहती है, महानदी और मांड नदी का क्षेत्र है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर शक्ति के क्षेत्र में जो है अधिकांश जो चीजें हैं या फिर यहां पर जो पहाड़ है तो ये जो है कुम्हार पहाड़ यहां का बहुत फेमस है, ठीक है, कुम्हार पहाड़ याद रखिएगा। इसी के ढाल को जो है, ठीक है, इसके जो ढाल है कुम्हार पहाड़ का जो छोटा छोटा ढाल है याद रखिएगा, इसे ही सबसे ज्यादा धान उत्पादन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। कुम्हार पहाड़ का जो ढाली वाला जो क्षेत्र है याद रखिएगा जो कि शक्ति के मैदानी क्षेत्र में शामिल होता है, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में कहा जाता है कि ये क्षेत्र सबसे ज्यादा धान उत्पादन करके देते हैं, ठीक है। और यहां पर याद रखिएगा सबसे ज्यादा सर्वाधिक बारिश होती है। जैसे मैंने बताया था पर्टिकुलर क्षेत्र की बात याद करेंगे तो याद रखिएगा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सर्वाधिक बारिश 1500 सेंटीमीटर से अधिक की बारिश होती है, ठीक है। तो यहां पर आपका कुम्हार पहाड़ जो क्षेत्र है शक्ति के अंतर्गत, देखिए
इसका जो क्षेत्र है ना वो सारंगगढ़ से लेकर शक्ति तक पूरा का पूरा कुम्हार पहाड़ फैला हुआ है। ठीक है, ये कुम्हार पहाड़ जो बेसिकली जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ों का समूह है, याद रखिएगा इस तरीके से समूह है, और जिसका विस्तार शक्ति से लेकर सारंगगढ़ क्षेत्र तक आता है। ठीक है, रायगढ़ में नहीं आता, याद रखिएगा, शक्ति से सारंगगढ़ क्षेत्र में इतना विस्तार होता है कुम्हार पहाड़ का। और छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, सर्वाधिक बारिश वाला और सर्वाधिक धान के उत्पादन वाला क्षेत्र होता है आपका कुम्हार पहाड़, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, यहां पर हमने नदियों की बात की, महानदी की बात की, तो याद रखिएगा महानदी के अंतर्गत जो है 3 बैराज हैं। महानदी बैराज कौन कौन से? साराडी का नाम याद रखिएगा, मिरौनी का नाम याद रखिएगा, और कलमा का नाम याद रखिएगा। साराडी, मिरौनी और कलमा बैराज, ठीक है, महानदी पर बनाया गया बैराज है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा अंतिम तौर पर जो है इसके आर्थिक क्षेत्र की बात करें थोड़ा सा, तो देखिएगा इसका आर्थिक क्षेत्र जो है जांजगीर चांपा से अलग होने के कारण अभी वर्तमान परिदृश्य में जो है उतना सक्सेस नहीं है। ठीक है, जो चांपा से जो इसको मिलता था या चांपा क्षेत्र के कारण इसकी जो वैल्यू थी वो कम हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसे आधार पर जो है इसकी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसमें केवल आप ध्यान रखिएगा कि पहला तो कोसा उद्योग के क्षेत्र में, लेकिन चांपा से कम, याद रखिएगा। कोसा का उत्पादन तो होता है लेकिन चांपा से बहुत कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कोसा उत्पादन क्षेत्र है। साथ ही साथ याद रखिएगा इसके आईडीसी के बारे में, कौन कौन से आईडीसी है, तो नाम याद रखिएगा मुक्ता राजा, और दूसरा है आपका बाराद्वार। मुक्ता राजा और बाराद्वार जो है इसके आईडीसी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा मुक्ता राजा और बाराद्वार को। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा आर्थिक क्षेत्र की हिसाब से बात किया जाए तो यह भी जो है चूना पत्थर वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चूना पत्थर के क्षेत्र होने के कारण जो है यहाँ के खनिज यहाँ के आर्थिक विकास को डेवलप करते हैं। ठीक है, या फिर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो चूना पत्थर माइंस, ठीक है, चूना पत्थर माइंस जो है आपको यहां पर सुनने को मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर जो मिनरल्स है, ठीक है, इस पर अधिकार किसका होता है? यही एक मिनरल्स है जिसका प्राइवेट अधिकार है, प्राइवेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी जितने भी मिनरल्स हैं सब पर अधिकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का होगा। इसी पर एक अधिकार है जो कि प्राइवेट सेक्टर का ही है। ठीक है, तो चूना पत्थर जो है इस पर, इसलिए आपने देखा होगा जितने सीमेंट फैक्ट्री है प्राइवेट क्यों है? ठीक है, इसलिए प्राइवेट है, याद रखिएगा, क्योंकि इस पर चूना पत्थर वो अपने हिसाब से निकाल कर अपने माइंस को पट्टा खरीद कर निकाल सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट जो कंपनियां हैं या प्राइवेट जो लोग हैं वो क्या करेंगे, सरकार से वहां का पट्टा ले लेंगे, 20 साल के लिए लीज पर ले लेंगे और वहां से जितना चूना पत्थर है निकाल लेंगे, सीमेंट बना लेंगे और देन खत्म। ठीक है, तो ये जो है प्राइवेट सेक्टर का मिनरल से, याद रखिएगा, इस पर अधिकार स्वामित्व प्राइवेट सेक्टर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा चूना पत्थर में। माइंस मतलब खदान। ठीक है, हाँ, जो छोटे छोटे खदान खोले, देखिए चूना पत्थर के जो खदान होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, और ये सबसे डरावने होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा धंसने के चांसेस इसी के होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है कई बार आपने देखा होगा कि छुई माटी निकालते निकालते 4 महिलाएं दब जाती हैं। ठीक है, तो इसका न्यूज इसलिए आता है क्योंकि चूना पत्थर या छुई माटी का जो क्षेत्र होता है वो एक ही क्षेत्र होता है। ठीक है, और ये गड्ढे खोद खोद कर छुई माटी निकालते हैं लीपापोती करने के लिए। ठीक है, हमने देखा होगा रोटी जैसा एक आकृति बनाकर जो है मार्केट में बिकता है छुई माटी। ठीक है, तो ये जो छुई माटी है इससे लिपाई पोताई की जाती है। अब ये चूना पत्थर के आसपास के क्षेत्रों में ही मिलता है। ठीक है, छुई माटी भी एक तरीके से क्या है, हाँ चूना पत्थर ही है, बस थोड़ा सा ग्रेड कम हो जाता है, लो ग्रेड हो जाता है। ठीक है, तो लो ग्रेड होने के कारण इसका पोताई में काम आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ याद रखिएगा कि जब ये ग्रेड हाईएस्ट होते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी का, तो ये सीमेंट ग्रेड का बनता है। और सीमेंट ग्रेड का हमारे यहाँ जो है आपके बलौदा बाजार, आपके जांजगीर चांपा, शक्ति, इन क्षेत्रों में सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके कारण जो है यहाँ के लोग जो है इसको माइनिंग करके गड्ढा खोद खोद कर निकाल लिया करते हैं। ठीक है, इसलिए चूना पत्थर के माइंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, शक्ति क्षेत्र में। तो ये आर्थिक क्षेत्र है इसका, याद रखिएगा, कोसा उद्योग, आईडीसी और चूना पत्थर जैसे माइंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं इस क्षेत्र के पर्यटन चीजों की। ठीक है, इससे पहले मैप को देखिएगा।
मैप समझते हैं, 9 कौन कौन से ठीक है। ये है आपका जो दिखने वाला वर्तमान में शक्ति क्षेत्र, और शक्ति क्षेत्र के अंतर्गत याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है वो है शक्ति, ठीक है। और आपका जो NH43 है 49 है, याद रखिएगा वो गुजरता है आपके, ये आपका ये क्षेत्र जो है जांजगीर चांपा है, ये वाला जो क्षेत्र है आपका सारंगगढ़ वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है आपका रायगढ़ वाला क्षेत्र है, और उसी प्रकार आपके उत्तर में है आपका ये वाला कोरबा हिस्सा, ठीक है। तो देखिए इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो जो आपका NH49 है, ठीक है, वो गुजरता कैसा है, जांजगीर चांपा से आएगा, शक्ति जाएगा और शक्ति से होते हुए रायगढ़ चला जाएगा, ठीक है। तो ये रायगढ़ का NH49 याद रखिएगा, ठीक है। यानी जांजगीर चांपा साइड से आया, शक्ति गया, शक्ति से फिर आपका रायगढ़ के क्षेत्र में चला गया। दूसरा याद रखिएगा ये वाला जो हिस्सा है आपका चंद्रपुर वाला हिस्सा है, यहां पर है आपका चंद्रपुर, ठीक है। और इससे थोड़ा सा पहले जाएंगे तो डभरा। तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के क्षेत्र से याद रखिएगा एक रूट आता है, और ये रूट यहां से कटकर रायगढ़ की तरफ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रूट कौन सा है, सरायपाली महासमुंद से आता है और रायगढ़ की तरफ जाता है, याद रखिएगा। इसे बोलते हैं NH153, ठीक है। ये दो रोड है आपका मुख्य रोड, याद रखिएगा इन क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां के मुख्य क्षेत्रों की बात करें, तहसील की बात करें, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जैसे ही आप जांजगीर चांपा से अलग होते हैं शक्ति का क्षेत्र, तो यहां पर आता है आपका 12 द्वार, जिसको नया 12 द्वार के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। नया 12 द्वार, ठीक है। इधर 12 द्वार रहता है, इधर नया 12 द्वार हो गया है, ठीक है। तो दोनों को 12 द्वार से बचाने के लिए इसका नाम क्या जोड़ दिया गया है, नया। मान लेते हैं दोनों नाम सेम होता और एक ही जगह होता तो कई एड्रेस में कंफ्यूजन हो जाता, ठीक है। फिर आपको बार बार बताना पड़ता है 12 द्वार जांजगीर चांपा, 12 द्वार शक्ति, ठीक है। इसलिए क्या किया गया, इस क्षेत्र को नया शब्द दे दिया गया और इस तरह बनाया गया नया 12 द्वार, ठीक है। तो शक्ति से इधर आएंगे नया 12 द्वार, और इसके बाद देखिएगा यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये क्षेत्र है आपका माल खरोदा का, और यहां से इस तरफ जाएंगे तो ये है आपका जयजयपुर, जयजयपुर, ठीक है। माल खरोदा जयजयपुर, माल खरोदा से इस पर जाएंगे, याद रखिएगा तो अडभार, अडभार क्षेत्र, ठीक है। और इसी प्रकार जो है आपका डभरा, और उसके बाद जो है आपका चंद्रपुर। अब इसके अलावा जो नए तहसील बनाए गए उस पर फोकस कीजिएगा, कौन कौन से नए तहसील आए हैं, ठीक है। तो एक नाम याद रखिएगा जो तहसीलों के अंतर्गत आता है आपका जिसे कहते हैं भोतिया, ठीक है, भोतिया, याद रखिएगा। और एक है आपका हसौद, ठीक है। हसौद तो काफी पुराना क्षेत्र है, याद रखिएगा, बस तहसील बन गया है, ठीक है, तहसील के तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। भोतिया सबसे नया क्षेत्र इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुल आपके 9 तहसील है इसके अंतर्गत, याद रखिएगा। पूरे 9 तहसील आपको याद रखना है, तो ये कैलकुलेट कीजिएगा इसमें कितने तहसील आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा नौ तहसील, ठीक है। तो ये पूरे 9 तहसील है, याद रखिएगा। इसमें जो भूलेंगे आप वो भोतिया हो सकता है, जिसको जनरली भूला जा सकता है,
ठीक है, क्या देखिएगा, तो अडभार, मालखरोदा, हसौद। अब देखिए 4 विकासखंड कौन कौन से हैं, तो मेन 4 विकासखंड जो है सक्ती, मालखरोदा, जयजयपुर, ठीक है, और बाराद्वार। याद रखिएगा ये 4 ही विकासखंड क्षेत्र है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 4 विकासखंड क्षेत्र में आपको याद रखना है, सक्ती का क्षेत्र है, मालखरोदा का क्षेत्र है, ठीक है, जयजयपुर है, और अच्छा नया बाराद्वार शामिल नहीं है, इसमें चंद्रपुर शामिल है, याद रखिएगा। चंद्रपुर को जो है काफी पुराना क्षेत्र है, और साथ ही साथ चंद्रपुर के लिए काफी लड़ाइयां रायगढ़ और जांजगीर चांपा ने लड़ी है, याद रखिएगा, ठीक है। जिसके कारण जब उसको रखा गया है तो उसको इंपॉर्टेंस भी देना पड़ेगा, और इसी कारण जो है इसको तहसील और विकासखंड के तौर पर जो है दोनों के तरीके से डेवलप किया गया है, ठीक है। क्योंकि इसका एक मंदिर जो है, इसके लिए कितनी लड़ाई हुई है, एक लंबे समय तक लड़ाई चलती रही है कि पैसा हम रखेंगे तो क्या कौन रखेगा, क्षेत्र कौन रखेगा, ये सबके बीच में काफी लंबा समय जो है चला है इनके बीच में, ठीक है। डिस्कस करेंगे, देखिएगा। तो ये सभी इसके क्या है, तहसील है। 4 विकासखंड कौन कौन से हैं, सक्ती, मालखरोदा, जयजयपुर और चंद्रपुर, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ विकासखंड आपको याद रखना है, तो जयजयपुर विकासखंड, माफ कीजिएगा, विधानसभा क्षेत्र में जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, डभरा और चंद्रपुर है, और सक्ती है, ठीक है। ये 3 विधानसभा क्षेत्र है, याद रखिएगा। अब देखिएगा कुछ पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो याद रखिएगा, पहले तो नदी देखिएगा, यहां पर कौन कौन सी नदी बहती है, तो देखिएगा आपका जो महानदी है वो इस तरीके से बहकर आती है, याद रखिएगा, ये महानदी का क्षेत्र है, ठीक है। और यहीं पर आप देखिएगा तो रायगढ़ का जो ये क्षेत्र है, वहां से एक नदी आती है, इसे कहते हैं हम लोग मांड नदी, ठीक है। और नीचे से याद रखिएगा, ये जो निचला हिस्सा है सारंगढ़ वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये सारंगढ़ का क्षेत्र है, तो उसके क्षेत्र से आती है एक नदी, याद रखिएगा, लात नदी, ठीक है। तो याद रखिएगा महानदी, मांड और लात नदी, ठीक है। ये मांड नदी हो गया। तो ये जो चंद्रपुर है एक महानदी का संगम क्षेत्र है, ठीक है, चंद्रपुर संगम क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा, ये पर्यटन के तौर पर भी जाना जाता है, ठीक है। तो महानदी में 3 संगम आपको ध्यान रखने हैं, एक राजिम, दूसरा शिवरी नारायण और तीसरा आपका चंद्रपुर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 3 संगम जो है महानदी पर है, ठीक है, मुख्य रूप से। चलिए इसके बाद देखिएगा, इस क्षेत्रों की बात करें, पर्यटन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा सक्ती का जो क्षेत्र है उसमें पर्यटन के रूप में जो है कुछ क्षेत्र बहुत फेमस है। पहला नाम याद रखिएगा बालपुर, दूसरा नाम गुंजी, तीसरा चंद्रपुर, ठीक है, बालपुर, गुंजी, चंद्रपुर। और इसके बाद याद रखिएगा एक है आपका अडभार क्षेत्र, अडभार क्षेत्र, ठीक है। यहां पर जो है अष्टभुजी माता का मंदिर है ना। उसी प्रकार याद रखिएगा एक है आपका किरारी गांव, किरारी गांव जो है ये पुरातत्व क्षेत्र में शामिल किया गया है, याद रखिएगा किरारी गांव को, ठीक है। और एक नाम याद रखिएगा तुर्री धाम। जांजगीर चांपा से अलग होने के बाद जो है इसके पास थोड़े क्षेत्र की कमी है, याद रखिएगा। एक तो पहली बात याद रख लीजिए कि सबसे छोटा जिला है तो क्षेत्र भी आपको कम ही मिलेगा इसमें, ठीक है। तो यही सभी आपके क्या है क्षेत्र है, याद रखिएगा। तो इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो काफी है। और साथ ही साथ याद रखिएगा ये रेलवे लाइन में भी आता है, ठीक है। तो सक्ती से होते हुए, जांजगीर चांपा सक्ती से होते हुए रायगढ़ का रेलवे लाइन भी फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां से आपका एक रेलवे लाइन भी इसका फेमस है। हालांकि देखिए मैंने आपको किसी जिले में रेलवे लाइन नहीं बताया है, उसका कारण ये है कि रेलवे लाइन बताने पर जो है बहुत ज्यादा जो है मैक्स्ड अप हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है केवल बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि सक्ती के पास चीजें कम है तो बस ध्यान रखिएगा कि इसके पास एक रेलवे लाइन है जो जांजगीर चांपा से होते हुए रायगढ़ की तरफ जो है जाता है, ठीक है। तो रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी भी इसके पास है, ठीक है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, रेलवे लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बलरामपुर जाइए नो रेलवे लाइन, जसपुर जाइए नो रेलवे लाइन, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में दे देगा कि किस क्षेत्र में रेलवे लाइन का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने सक्ती के बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात, बिकॉज वहां आसपास रहते हैं तो जानकारी है, चलो सक्ती के पास है। लेकिन अगर नहीं है जानकारी या फिर आप जो है बस्तर के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं तो फिर कैसे होगा,
इसलिए ध्यान रखिएगा रेलवे लाइन कहां से कहां तक बिछा हुआ है और क्या क्या रेंज है इसका हमारा। देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में जो है ना 1180 किलोमीटर का रेल लाइन है हमारे, ठीक है, 1180 किलोमीटर का छत्तीसगढ़ में रेल लाइन का पूरा क्षमता है, ठीक है। और अभी काम चल रहा है 3-4 जगहों पर परियोजनाओं में, ठीक है, कॉरिडोर के रूप में। तो एक उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर में जो है डिस्कस हो रहा है और साथ ही साथ जो है पूरब से पश्चिम वाला कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो है आपका दंडकारण्य वाला जो हिस्सा है वहां पर कुछ विस्तार हो रहे हैं, रावघाट वाला एरिया जो विस्तार हो रहा है, ठीक है, कांकेर से जगदलपुर वाला रावघाट वाला जो है एरिया है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो क्षेत्र है जिसमें अब बात हो रही है कि आपका जो अंबिकापुर वाला पहले तो, ठीक है, अंबिकापुर साइड से जो है झारखंड साइड को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और सूरजपुर से परसदा को जोड़ा, एमपी का परसदा जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अंबिकापुर से बरवाडी, ठीक है, बरवाडी जो झारखंड का एरिया है उसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। सभी का लगभग ये मान के चलिए कि 195 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेता है वो वहां पर, ठीक है। और वही अगर आप देखेंगे तो उसके बाद जो है आपके दक्षिण क्षेत्र में और मध्य क्षेत्र में कुछ जगहों को जोड़ने का प्रयास यानी कॉरिडोर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए रेलवे लाइन भी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में जब ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको डिस्कस करूंगा कौन कौन से रेल लाइन आ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका कुछ पॉइंट हो गया। चलिए सबसे पहले देखिएगा बालपुर के बारे में। तो बालपुर क्षेत्र जो है ये बहुत फेमस क्षेत्र है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसे साहित्य का उत्थान क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। साहित्य का उत्थान क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके संबंध में कहा जाता है तो ये आपका बालपुर क्षेत्र है, साहित्य का तीर्थ कहा जाता है, साहित्य का तीर्थ, ठीक है। तो साहित्य के तीर्थ के नाम से जाने जाने वाला यह क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है ना 3 पांडे ब्रदर्स का जन्म हुआ था, ठीक है। 3 पांडे ब्रदर्स कौन कौन से? तो याद रखिएगा साहित्य के 3 पांडे, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बात पे छत्तीसगढ़ के किसी न किसी इकाई में और खासकर हिंदी श्रृंखला के किसी न किसी इकाई के जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं, ठीक है। जैसे मुकुटधर पांडे, ठीक है, बंसीधर पांडे, ठीक है। तो इन सबको आपको याद रखना है कि कौन कौन से पांडे ब्रदर्स हैं जिनका जन्म यहां पर बालपुर में हुआ है, वो याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला नाम है, याद रखिएगा, लोचन प्रसाद पांडे, बंसीधर पांडे और मुकुटधर पांडे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के छायावादी, याद रखिएगा, साहित्यकार लोचन प्रसाद पांडे को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है इसमें, ठीक है। तो लोचन प्रसाद पांडे क्या है? छायावादी है, याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार मुकुटधर पांडे कहानीकार हैं, पहले कहानीकार माने जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इनकी सबकी कहीं ना कहीं कोई विशेषता है और हिंदी साहित्य में कहीं ना कहीं अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए हैं, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी के लिए भी आपका योगदान इनको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा 3 नाम, तीनों पांडे ब्रदर्स का नाम याद रखिएगा, ठीक है। एक लोचन प्रसाद पांडे, बंसीधर पांडे और मुकुटधर पांडे, याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ है बालपुर में और इसी श्रृंखला में जो है यहाँ पर बालपुर में जो है साहित्य की पुनर्स्थापना करने के प्रयास किया जा रहा है। यानी सरकार क्या प्रयास कर रही है कि यहाँ पर एक अच्छा लाइब्रेरी बना सके, ठीक है, बालपुर क्षेत्र में, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा बालपुर के बाद जो है आपको गुंजी याद रखना है। और गुंजी क्षेत्र क्या है इसको याद रखिएगा। तो देखिए गुंजी जो है ना यहीं पर, ये आपका शक्ति जिला के अंतर्गत आता है गुंजी क्षेत्र, ये वाला हिस्सा है गुंजी का। यहीं पर एक झरना है, इसे बोलते दमऊ दरहा, ठीक है। गुंजी अभिलेख प्राप्त हुआ, याद रखिए, गुंजी नामक क्षेत्र से, इसे गुंजी अभिलेख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह अभिलेख किसका है या किसके संबंध में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। तो यहां पर 2 मुख्य क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। एक तो गुंजी अभिलेख, अभिलेख क्या होता है? इंस्क्रिप्शन होता है, याद रखिएगा। एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसका नाम है गुंजी अभिलेख, दूसरा संबंधित है, याद रखिएगा, ऋषभ तीर्थ से या ऋषभ देव से। ये कौन है? जैन तीर्थंकर, याद रखिएगा, ठीक है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ तीर्थ की जानकारी या ऋषभ देव की जानकारी यहां से मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है। तो गुंजी या ऋषभ तीर्थ जैसे जगह का जो नाम रखा गया है, रखिएगा, ठीक है। तो इसके संबंध में इसे ऋषभ तीर्थ क्षेत्र भी कहते हैं
क्योंकि ऋषभ देव की जानकारी, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, ठीक है, तीर्थंकर क्या होते थे तो आपको बता दूं, जैन धर्म में जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे तीर्थंकर कहा जाता है, ठीक है। ऐसे 24 गुरुओं की जानकारी मिलती है इनके संबंध में, ठीक है। 24 गुरु थे इनके, ठीक है, तीर्थंकर थे, जिसमें सबसे पहले गुरु हैं ऋषभ देव, ठीक है, और सबसे 24वें नंबर के कौन है तो महावीर जैन, याद रखिएगा। उसके बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई इनमें, ठीक है। और उसके बाद जो है अभी वर्तमान में ये पुराने गुरुओं के आधार पर ही चलते हैं, उनके नियमों के आधार पर, महावीर जैन के, ठीक है, नियमों के आधार पर चलते हैं। तो उनके संबंध में जानकारी मिलने के कारण जो है, ऋषभ देव की जानकारी मिलने के कारण इस जगह को ऋषभ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, यहां ये गुंजी जो क्षेत्र है, यहीं पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिस अभिलेख को कहा जाता है गुंजी अभिलेख, ठीक है, गुंजी अभिलेख। और इसी अभिलेख के पास या इसी गुंजी क्षेत्र के पास जो है आपका दमोदरहा झरना है, ठीक है, लेक है, याद रखिएगा, या वाटरफॉल भी कह सकते हैं। वाटरफॉल, ठीक है। अब इस क्षेत्र के बारे में दो बातें ध्यान रखिएगा। पहला, यहां पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसी क्षेत्र में एक अभिलेख प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। सातवाहन वंश के वर्दत श्री का शिलालेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। सातवाहन वंश के वर्दत श्री, ठीक है, वर्दत श्री जो शासक है, याद रखिएगा, उसका एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, रॉक जो है, ठीक है। तो रॉक इंस्क्रिप्शन जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इस इंस्क्रिप्शन में, ठीक है, सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। और इसमें क्या जानकारी मिला है कि इसके 1000, ठीक है, 1000 जो गाय है उसको दान देने की जानकारी मिलती है इसमें, ठीक है। तो इसमें जानकारी मिलती है कि इसने जो है 1000 गायों को दान दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, 1000 गाय दान देने की जानकारी मिलती है, 1000 गाय दान देने की जानकारी सातवाहन के, ठीक है, वर्दत श्री के संबंध में मिलता है, याद रखिएगा। गुंजी क्षेत्र से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये क्यों किया था, मतलब इसने 1000 गायों को दान क्यों किया था, अपनी आयु को वृद्धि करने के लिए, अपना एज बढ़ाने के लिए, ठीक है। एज बढ़ाने का मतलब कि ये लंबे समय तक अपने एज में जिंदा रह सके, कुछ इस प्रकार से। तो इसकी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, वर्दत श्री के बारे में, ठीक है। सातवाहनी शासक था, याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये शासक के तौर पर नहीं, राजकुमार के तौर पर जाना जाता है, लेकिन सातवाहन से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। वर्दत श्री, भूलिएगा मत, ठीक है, वर्दत श्री। इसके बाद देखिएगा, यहां पर दो मंदिरें हैं, ठीक है। एक मंदिर है आपका राधा कृष्ण मंदिर, और दूसरा है जानकी राम मंदिर, ठीक है। राधा कृष्ण मंदिर और जानकी राम मंदिर गुंजी क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है। अब देखिएगा चंद्रपुर की बात करते हैं। तो देखिएगा चंद्रपुर जो है लंबे समय से इस चीज के लिए फेमस है कि चंद्रपुर जो है किसके क्षेत्र में आना चाहिए, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो इसकी लड़ाई ही याद रख लीजिए कि जांजगीर चांपा और रायगढ़ के मध्य एक सीमा पर जो है स्थित यह क्षेत्र है, याद रखिएगा। जहां पर अगर आपने थोड़ा सा ऊपर चले गए तो रायगढ़, थोड़ा सा नीचे चले गए तो सारंगगढ़, और थोड़ा अंदर चले गए तो शक्ति के पास आते हैं। मतलब यही चंद्रपुर है जो 3 जिलों के मध्य एक ऐसा बीच केंद्रीय के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। और सबसे फेमस यहाँ की मंदिर याद रखिएगा, ठीक है। तो नाथलदाई मंदिर यहाँ पर है, ठीक है, और चंद्रहासनी मंदिर, ठीक है। तो चंद्रहासनी मंदिर जो है बहुत फेमस है यहाँ का, याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का जो अपना एक गुण है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था कि हमारी सरकार ने जो है कुछ माताओं की मंदिरों को जो है कॉरिडोर के तौर पर डेवलप करने का प्लान किया हुआ है, ठीक है, जिसमें कुदरगढ़ी माता, ठीक है, उसी प्रकार डोंगरगढ़ के क्षेत्र के बमलेश्वरी माता, ठीक है, उसी प्रकार महामाया मंदिर, महामाया माता। तो इस प्रकार से जो है आपका चंद्रहासनी मंदिर भी इसी में शामिल किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके संदर्भ में पहले याद रखिएगा कि चंद्रपुर जो क्षेत्र है वो पहले तो याद रखिएगा संगम क्षेत्र है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। संगम क्षेत्र कौन कौन सी नदियों का, महानदी, लात नदी और माण नदी का संगम क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा चंद्रपुर जो है कोसा उत्पादन क्षेत्र है, यहां कोसा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, कोसा का उत्पादन। और इसके अलावा याद रखिएगा यहां पर जो है चंद्रहासनी मंदिर
चंद्रहासिनी मंदिर है, याद रखिएगा। और उसके बाद एक मंदिर है आपका नाथलदाई मंदिर। ठीक है, चंद्रहासिनी मंदिर जो है याद रखिएगा कि महानदी का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें मान नदी और महानदी के संगम पे जो टापू बना हुआ है वहां पर चंद्रहासिनी मंदिर है। ठीक है, और नाथलदाई मंदिर तो पूरा बीच में है, याद रखिएगा। ठीक है, नाथलदाई मंदिर जो है ये पूरी तरीके से बीच में है, और ये जो है आपको मांड और महानदी, आपको जब यहां जाएंगे ना चंद्रहासिनी, तो हर तरफ पानी, नदी, ऐसा लगेगा आपको कि पूरे नदी के बीच में आ गए हैं। इधर से पानी उधर से पानी क्रॉस कर रहा है, पूरा एरिया पानी, लेकिन नाथलदाई मंदिर जो है पूरा बीच के टापू में ही बना हुआ है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा चंद्रहासिनी मंदिर और नाथलदाई मंदिर दोनों चंद्रपुर में स्थित है। ठीक है, और इसके लिए याद रखिएगा यहां पर कोसा उत्पादन क्षेत्र भी है। चंद्रपुर जो है एक कोसा उत्पादन क्षेत्र में आता है। ठीक है, कोसा सिल्क के लिए जो है मशहूर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अडभार क्षेत्र। तो अडभार क्षेत्र क्या है, बस उसके लिए याद रखिएगा कि अडभार क्षेत्र जो है यहां का, यहां पर है अष्टभुजी माता मंदिर। ठीक है, ये आपका अडभार क्षेत्र है, अष्टभुजी माता मंदिर, यानी 8 भुजाओं वाली माता का मंदिर है यहां पर, याद रखिएगा। ठीक है, नवरात्रि में मेला लगता है। ठीक है, अडभार क्षेत्र याद रखिएगा, नवरात्रि में मेला। चंद्रहासिनी मंदिर में भी नवरात्रि मेला लगता है, याद रखिएगा। माता मंदिर है, नवरात्रि मेला लगेगा ही लगेगा, बस ये बात ध्यान रखिएगा। बस आपको ये परिचय कर लेना है कि एग्जाम के जो ऑप्शन है उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये अपनी सूझबूझ से आप इसका आंसर करना चाहेंगे। चलिए, तो अडभार क्षेत्र में अष्टभुजी माता मंदिर याद रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा किरारी गांव की बात करते हैं। ठीक है, तो किरारी गांव जो है ना अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस है, याद रखिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर लकड़ी के, ठीक है, वुडन जो होता है, याद रखिएगा, अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कास्ट अभिलेख इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका किरारी क्षेत्र हो गया, किरारी। और किरारी जो है कास्ट स्तंभ, ठीक है, मतलब वुडन पिलर इसे कहते हैं, वुडन पिलर के इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं या फिर अभिलेख प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी किस वन के, किस जगह के हैं, तो सातवाहन वंश के, जैसे कि आपका दमोदरा क्षेत्र था। ठीक है, तो याद रखिएगा सातवाहन वंश का, सातवाहन वंश का कास्ट अभिलेख, स्तंभ अभिलेख यहां पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें क्या मिला है, कास्ट स्तंभ लेख में सातवाहन वंश के अधिकारियों का नाम उल्लेख है। ठीक है, जो भी वहां काम करते थे, ऑफिसर जो थे, याद रखिएगा, उनके बारे में उनका नाम मिलता है। इसके सातवाहन वंश के अधिकारियों का नाम उसमें मिला हुआ है, याद रखिएगा, इस कास्ट अभिलेख में। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा इसके संबंध में जो जानकारी मिला है, किरारी गांव का क्षेत्र जो है, ठीक है, इसे खोजा गया था 1921 में, 1921 में इसे खोजा गया है। वर्तमान में अभी ये गुरु घासीदास संग्रहालय में संग्रहित है, रखा गया है। ठीक है, तो हमारा जो म्यूजियम है, याद रखिएगा, रायपुर का गुरु घासीदास संग्रहालय, ठीक है, म्यूजियम, वहां पर इसे रख दिया गया है, अभी भी जाकर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 1921 में खोजा गया था इसे। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब देखिएगा आप पहुंचते हैं तुर्री धाम। ठीक है, तो तुर्री धाम जो है आपका क्षेत्र है, तुर्री धाम। और ये जो तुर्री धाम है, यहां पर प्राकृतिक रूप से जो है, ठीक है, एक नेचुरल तरीके से जो है शिवलिंग देखने को मिलता है। तो शिवलिंग में एक सबसे बड़ी खास बात याद रखिएगा, यहां पर जलधारा लगातार बहती रहती है। ठीक है, तो इसी को तुर्री धाम के नाम से जाना जाता है, प्राकृतिक शिवलिंग। प्राकृतिक शिवलिंग
स्थापित है और जलधारा प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, यानी प्राकृतिक शिवलिंग का मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर जो शिवलिंग है उसे किसी ने स्थापित नहीं किया है। ठीक है, नेचुरल तरीके से जो है यहां पर शिवलिंग स्थापित है और यहीं पर जो है जलधारा प्रवाहित होती रहती है। यहां पर वाटर फ्लो जो है यहाँ का लगातार बना रहता है और इस क्षेत्र में जो है तुर्री धाम के नाम से जाना जाता है इस क्षेत्र को। और ये फेमस है, यहाँ पर महाशिवरात्रि का और जो है मकर संक्रांति का मेला लगता है। ठीक है, महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति में मेला लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये था आपका शक्ति के बारे में। और ध्यान रखिएगा यहाँ का जो 12 द्वार क्षेत्र है ये आईडीसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और मुक्ता राजा भी आईडीसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 12 द्वार, ये जो 12 द्वार है और मुक्ता राजा, मुक्ता राजा। ठीक है, ये मुक्ता राजा इसी के पास है। याद रखिएगा शक्ति का जो ये नॉर्थ पार्ट है ये मुक्ता राजा क्षेत्र है। ठीक है, जितने भी चीजें है ना शक्ति के पास ही है। याद रखिएगा, मतलब इधर तो बहुत सिर्फ धार्मिक क्षेत्र मिलेंगे आपको, जितना डेवलप हो रहा है वो शक्ति हो रहा है अभी। ठीक है, बाकी जगह पर जैसे डबरा चले जाइए कुछ ज्यादा खास नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर जब जो छोटी छोटी प्राचीन जो क्षेत्र है ना बस वही फेमस है यहाँ पर। यहाँ पर विकास के क्षेत्र में अगर देखेंगे या तहसील के रूप में देखेंगे तो उतना तहसील आपका विकसित नहीं है अभी यहाँ पर। ठीक है, सभी जो जो विकसित है वो शक्ति के आसपास के क्षेत्र में ही विकसित मिलेंगे आपको। ठीक है, और आने वाले 10 सालों में आपको दिखेगा शक्ति फिर कैसे डेवलप हो रहा है। 10 सालों में, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा यहाँ के विकास में। अभी तो पहले सेंसस हो जाए, जनगणना हो जाए, उसके बाद सारा चीज जो है डेवलप होने की बात है। लेकिन स्थिति ये भी है कि हमारे उद्योग क्षेत्र या जो अभी हमारा जो बेसिक है रॉ मटेरियल में हम जो काम कर रहे हैं वो उतना ज्यादा अच्छा काम नहीं है अभी हमारा। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल में हमारा काम बहुत बेहतर हो जाए तो फिर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वो किस तरीके से बाकी राज्यों को टच करता है अपने जीडीपी में। ठीक है, बट हमारी जीडीपी अभी लगभग समझिए कि हम कंपेयर करेंगे तो 17वें नंबर पर आते हैं, 17। ठीक है, 17 नंबर पर, तो जीडीपी में हम बहुत पीछे हैं अभी। ठीक है, 17 नंबर समझ रहे, 17वें नंबर पर बहुत पीछे हैं। मुंबई पहले नंबर पर आता है, महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है। आप समझिए वहां की जो जीडीपी है वो पाकिस्तान को क्रॉस कर चुकी है। यानी पाकिस्तान देश से जो जीडीपी अकेले निकालता है वो हमारा महाराष्ट्र है अकेला उसके लिए। ठीक है, उसी के बाद आपका तमिलनाडु आता है, यूपी आता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों का जीडीपी इस लेवल का है कि हमारे छत्तीसगढ़ के 3 बार जीडीपी जब काउंट हो जाएगा तब वहां का जीडीपी इक्वल होता है, या 5 बार हो सकता है ऐसा। ठीक है, और सबको मिला देंगे तो काफी लंबा बड़ा चौड़ा लिस्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हम जीडीपी में काफी पीछे चलते हैं क्योंकि हमारा उद्योग क्षेत्र उतना डेवलप नहीं है। ठीक है, तो ये था शक्ति के बारे में। बताइए कोई क्वेश्चन है इसमें तो? एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, सीजीपीएससी का क्वेश्चन था कि नाथलदाई मंदिर जो है किस नदी के मध्य स्थित है? महानदी के मध्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये नदी के मध्य है, तो इसलिए आपको याद रखना है महानदी के मध्य है। उसमें ऑप्शन में मांड नदी दिया गया है, लात नदी दिया गया है, महानदी दिया गया है, तो कंफ्यूजन बहुत करीबी वाला है। ठीक है, तो महानदी के मध्य में स्थित, सेंटर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए